हेलो जी, नमस्कार गाइस। फिर से हम आ गए क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ रिकैप करा देना चाहता हूं इसके पार्ट 1 का। गाइस, जानेंगे कि हम लोगों ने जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या है अच्छे से, और उसके बाद जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान उस सब्सटेंस के बीच क्या क्या चेंजिंग होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया था विथ क्रिस्टल क्लियर डायग्राम एंड अ वीडियो। ठीक है, तो इससे हमें एक अंडरस्टैंडेबल चीजों के बारे में पता चला, एक बहुत अच्छे हम लोगों ने जानकारियां ली। लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। गाइस, इसके कुछ इवेंट्स के बारे में जानते हैं। गाइस, केमिकल इक्वेशन को साइंटिस्ट ने इसलिए बनाया था ना कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो उस रिएक्शन को लिखने के लिए एक थ्योरेटिकल फॉर्म में एक लिखने के लिए बहुत सारे ऐसे दुविधाएं होने लगी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होने लगा जिनको फेस करने के लिए बहुत सारे ऐसे और भी प्रॉब्लम होते थे। साइंटिस्टों ने इस चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने की प्रयास किया, उसको एक सिंबल दिया, और उसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। जानेंगे कैसे? सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो गाइस, इक्वेशन का मतलब तो हम लोग जानते हैं, लोग समीकरण, हिंदी में ऐसे समीकरण बोलते हैं, फिर भी समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। जो हमारा केमिकल रिएक्शन था ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? केमिकल इक्वेशन के द्वारा। इस चीजों में हम किस चीज का? सिंबल का प्लस फिजिकल स्टेट का चर्चा करते हैं, इसमें यूज करते हैं। तो यूजेज किसका होता है, किसका यूज होता है? सिंबल का प्लस फिजिकल स्टेट का यूज होती है। अब जानेंगे, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब देखो, हाइड्रोजन को मेरे अगर मैं लिख रहा हूँ इस यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिखने के लिए मेरे को इतना स्पेस लग रहा है। अगर मान लो हाइड्रोजन है, वो क्लोरीन का के साथ रिएक्शन करता है ना, तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, यानी कि यहां तक पहुंच जाएगा। अच्छा गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मैं पहले से इसलिए लिख देता हूँ ताकि मेरा टाइम जो है कम बचे। और ज्यादा देर का अगर वीडियो होता है तो ऐसे में बोरिंग लगने लगता है। मैं इसको पहले से ही लिख देता हूँ ताकि मैं अच्छे से अच्छे इसको डिस्क्राइब करके आपको समझा सकूं और इसमें मेरी टाइम की बचत हो। तो हाइड्रोजन को देखिए, लिखने के लिए मेरे को इतना स्पेस चाहिए। अगर इसको एक सिंबल के फॉर्म में, अगर सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो मेरे को इतना बस H लिख दें, तो H क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन को लिखने के लिए मेरे को इतना स्पेस चाहिए। लेकिन अगर इसको एक सिंबल में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे O लिख देंगे, तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, O। तो O यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है किस चीज का? ऑक्सीजन का। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे अगर मान लो, यहाँ पे एक बार समझते हैं, यहाँ पे जैसे मान ले कि मैं लिखता हूं हाइड्रोजन क्लोराइड। जब मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखा तो देखेंगे गाइस कि यहां से लेकर यहां तक के स्पेस को कवर किया इसने। लेकिन अगर इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में एक केमिकल इक्वेशन लगाकर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे HCl लिख दिए ना, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारे समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ पे केमिकल इक्वेशन का यूज किया था। ऐसे बड़े बड़े जैसे बहुत सारे सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद देन वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे सब्सटेंस को अगर इस फॉर्म में लिखने के लिए बहुत ज्यादा हमें समस्या होती थी। अब उतने ज्यादा पेजेस नहीं होते थे, उतना बड़ा बड़ा कॉपी नहीं होती थी। तो इस चीज को कम करने के लिए साइंटिस्टों ने किस चीज का आविष्कार किया? केमिकल इक्वेशन की आविष्कार की उन्होंने। ठीक है, कि क्या करेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको एक केमिकल इक्वेशन के एक छोटे छोटे सिंबल दे देंगे। हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, ऑक्सीजन का O। ठीक है, तो वो इंडिकेट क्या कर देगा? हमारा केमिकल रिएक्शन को। जैसे यहाँ पे अभी ने हम लोग ने बताया कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने HCl लिख दिया। बात समझते हैं गाइस कि उसमें एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या है जानेंगे कि रिएक्टेंट क्या है। गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि जो
केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, हु टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए कोई सब्सटेंस है प्लस बी कोई सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसको मिलाने के बाद मेरा कोई तीसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है सी। तो ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं गाइस? इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो पार्ट लेने के बाद ये जो पार्ट हो गया ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो ए प्लस बी क्या है? हमारा एक रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। और जब रिएक्ट होने के बाद जो हमारा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ ना, वो हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। क्लियर गाइस? तो रिएक्टेंट क्या है? हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है? सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है गाइस? अब समझते हैं। देखो, जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन के दौरान। जैसे यहाँ पे HCl हो गया, हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको मिलाने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है। सिमिलरली उसी में आता है एक एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या है कि जिस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है, वाटर होता है ना, उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होता है उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन। क्या आपको बात समझ में आई? तो उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है गाइस? सो गाइस, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। सो चलिए गाइस, अब समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्यों ये जरूरी है। सो गाइस, अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि केमिकल रिएक्शन को अगर शॉर्ट फॉर्म में उसका सिंबल और फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज करके लिख देते हैं तो क्या हो गया? हमारा केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अब समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। Why do we need to balance chemical equation? Why do we need to balance chemical equation? क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है? सो गाइज, आप लोगों ने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़ा ही होगा। उसमें क्या होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मैटर ना ही खत्म होता है और ना ही इसको और ज्यादा बनाया जा सकता है, तो जितना हमारा रिएक्टेंट होगा उतना ही तो हमारा प्रोडक्ट होगा जी। अरे भैया, जैसे मान लें कि अगर हमारा ए है प्लस बी है, एक रिएक्टेंट है, मिलाने के बाद सी हमारा आता है। तो अगर ए बी को अगर मान लो कि ए जो है हमारा 10 ग्राम है, बी जो है हमारा 10 ग्राम है, ठीक है। ए है हमारा 10 ग्राम, बी है हमारा 10 ग्राम, ठीक है। और इसको मिलाने के बाद तब सी भी क्या हो जाएगा? हमारा टोटल 20 ग्राम हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारा कितना हो जाता है? 20 ग्राम हो जाता है कि नहीं? ए 10 ग्राम, बी 10 ग्राम, ठीक है। और दोनों को अगर मिला देते हैं तो रिएक्टेंट के तरफ के 10 और 10 20 हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्यों? कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय मैटर को ना ही मिटाया जा सकता है और ना ही और ज्यादा क्रिएट किया जा सकता है। तो भाई, जितना हमारा रिएक्टेंट में है उतना ही हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट में भी होगा। So number of chemical reaction remains same in reactant and product। इसलिए जो हमारा केमिकल रिएक्शन में नंबर होगा ना सब्सटेंस का, वो क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आई? जैसे अगर मान लेते हैं अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा देखेंगे कि बैलेंस क्या होता है। जैसे Mg, मैग्नीशियम को, ये देखिए केमिकल इक्वेशन का यूज करके बनाते हैं। Mg यानी कि मैग्नीशियम हो गया। अगर किसी मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, O2 कराते हैं, तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलता है? MgO। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो क्या ये इक्वेशन हमारा जो है वो क्या इक्वल है?
इक्वल है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है कितना हो रहा है 2, लेकिन वहां पे हमारा ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस कैसे करते, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, क्लियर है जी। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो देखो कैसे बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो मेरे को भी यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 करना होगा। तो इसको ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। ये गलत है, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बीचों बीच हम किसी भी चीज को मिला लगा नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसके जस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, अब ये ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, लेकिन हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम भी तो है ना जी। तो हमारा मैग्नीशियम भी तो 2 हो जाता है। तो क्या करेंगे, धीरे से इधर भी हमें 2 लिख देंगे। तो अब देखो 2 और 2 कितना हुआ, 4 हो गया। इधर देखें, 2 मैग्नीशियम का 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये बैलेंस है कि नहीं जी। तो बैलेंस इसको ऐसे करते हैं। अगर इसको करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम समझते हैं कि बैलेंस भी कैसे करते हैं। एक और तरीका है, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। जैसे मान लो कि Fe हो गया प्लस H2O हो गया, यानी फेरस को अगर वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनाता है Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन। तो क्या यहाँ पे अगर देखें तो ये बैलेंस है। यहाँ पे फेरस 1 है, आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा बैलेंस नहीं हुआ। तो इसको करने का एक बहुत अच्छा और एक बहुत शानदार ट्रिक है, समझते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पे फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे Fe फेरस, लाइन दे देंगे। फिर लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे इसको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिए, लाइन दे देंगे। और फिर तब लिखेंगे ऑक्सीजन। हमारे ये 3 एलिमेंट्स हमारा दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तीनों को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि रिएक्टेंट में देखेंगे, रिएक्टेंट में देखेंगे फेरस कितना है। चलो भाई, रिएक्टेंट में हमारा फेरस है 1, तो 1 लिख देंगे। हाइड्रोजन देखेंगे रिएक्टेंट में कितना है, तो 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ऑक्सीजन देखेंगे हमारा इधर कितना है, 1 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 1। बहुत अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे सेम कि प्रोडक्ट में इसमें क्या क्या है। प्रोडक्ट में फेरस कितना है, तो प्रोडक्ट में 3 है। कितना है, प्रोडक्ट में 3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्लियर है कि जी। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन देखेंगे प्रोडक्ट में कितना है, 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 2। ये तो इक्वल है, चलो ठीक है। अब ऑक्सीजन देखेंगे इधर 4 है और इधर रिएक्टेंट में कितना 1 है, तो इधर लिख देंगे 4 है, तो हमारा 4 है। अभी भी अनबैलेंस है। अब देखो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट जो है ना वो 1 है लेकिन यहाँ पर 3 है। तो क्या करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या 3 और 3 इक्वल हो गया। तो यहाँ पे फेरस इधर इधर रिएक्टेंट की तरफ हम क्या लिख देंगे 3। ये तो हमारा बैलेंस 1 हो गया फेरस। अब देखेंगे हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे 2 है, प्रोडक्ट में 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट में 2 है, 2 है, ये क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखा जाए तो 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो देखेंगे कैसे, तब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, इधर अगर प्रोडक्ट में 4 है यहाँ पे, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रहा हमारा 4 और बन गया हमारा 4, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, तो इधर 4 है ही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इधर 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 क्या लिख देंगे 4। लेकिन अगर यहाँ पे आप 4 लिखते हो तो 4 तो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे भी तो 2 है जी। मैं करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे 4 लिख दिए तो चलो ये 4 इसके साथ तो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन 8 हो रहा है एक तरफ में, तो क्या करेंगे, इधर भी क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, इधर भी 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8। अब देखेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है एकदम परफेक्ट है। क्या आपको समझ में आ रही है, क्या आपको समझ में आ रही है, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। देखेंगे यहाँ पे 3 इधर भी है रिएक्टेंट में, तो 3 प्रोडक्ट में भी है फेरस का। हाइड्रोजन का 8 इधर भी है रिएक्टेंट में, तो हाइड्रोजन का 8
प्रोडक्ट में भी सेम है। इधर ऑक्सीजन का 4 इधर भी है तो ऑक्सीजन का उधर भी प्रोडक्ट में क्या है 4 है। तो बैलेंस करने का गाइज ये तरीका होता है, इसको आप ट्राई करेंगे इसको। और ये रहा इस क्लास के लेक्चर नंबर 2 का, यानी पार्ट 2, ठीक है, क्लास 10th का। तो इसको नोट कर लेंगे अच्छे से गाइज, और एक बार दो बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। कोई भी क्लू हो, कोई भी इश्यूज हो इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि इसको और से और अच्छा सुधारा जा सके।